हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अपना पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक वीडियो आ चुका है। उसमें अपने 8 विशेषताओं पर बात की थी और उससे आगे की जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं उस पर आज अपन बात करेंगे। और कल का जो वीडियो था उसमें जो भूल सुधार कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और भूल सुधार यह है कि जो पहली विशेषता थी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो उसके अंदर है जो लिखा हुआ था अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147। तो ब्लैक बोर्ड पर तो 147 लिखे हुए थे, बोलने में भूलवश है, वो है 153 बोल दिया गया। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और अब है जो आगे की जो विशेषता है, 9वीं विशेषता, वो है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता क्या है कि संपूर्ण भारत में, चाहे वो राज्यों की हो चाहे संघ सरकार की, यानी कि अलग अलग भारत की और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है, सभी लोगों के पास में एक ही नागरिकता है। तो देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना यानी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है जबकि राज्य का नहीं। यहाँ देखिएगा यानी संघीय संरचना, और संघीय संरचना होती है क्योंकि भारत के अंदर है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। कल अपन ने पढ़ा था संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जो कार्यपालिका शक्ति हैं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और नाम मात्र की। जबकि संघात्मक व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो विषय होते हैं उनका स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। तो यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है वो कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। और इस संघात्मक व्यवस्था के अंदर सामान्य तौर पर होता क्या है कि दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, पहली संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की नागरिकता। और ऐसा अमेरिका में है। जबकि अपन ने पढ़ा है कि भारत में एकल नागरिकता यानी भारत में संघीय संरचना को अपनाने के बावजूद भी भारत में एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता, यानी अलग अलग स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है। और रही बात की जो यह एकल नागरिकता का प्रावधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यह इंग्लैंड से लिया गया है। 10वीं विशेषता है आपातकालीन उपबंध, यानी कि जो देश में आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल है या फिर जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसके बारे में है। तो देखिए 10वीं जो विशेषता है आपातकालीन उपबंध, इनका जो स्रोत है कि ये जो आपातकालीन उपबंध है भारत के संविधान में ये कहाँ से समावेश किया गया है इनका, तो देखिए इनको जर्मनी से अपनाया गया है। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से है। जबकि वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। फिर देखिएगा इनका जो उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 18 में। कल अपन ने पढ़ा था कि संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद मूल रूप से, जबकि वर्तमान का आपके सिलेबस में नहीं है, और वर्तमान में 475 और अनुसूचियां 25 हैं। तो यानी मूल रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग पढ़े थे, उनमें से एक भाग है 18। इस 18वें भाग के अंदर है आपातकाल से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर देखिए अनुच्छेद 352 के अंदर लिखा गया है कि यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन 3 कंडीशन के अंदर है देश के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। फिर है अनुच्छेद 356 के अंदर क्या है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र यानी कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था है वो भंग हो जाती है। ऐसी कंडीशन में 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और फिर आगे देखिए 360 है, इसके अंदर है वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, यानी देश में आर्थिक तंगी उत्पन्न हो जाती है, विदेशी सहायता मिलनी बंद हो जाती है, ऐसी कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अब तक देखिएगा वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है।
आपातकालीन उपबंध, और आपातकालीन उपबंध में आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत जो आपातकाल लगते हैं। तो इसमें देखिएगा आपने जो आर्टिकल 352 पढ़ा है उसमें लिखा है कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि एक 44वां अमेंडमेंट होता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, और एक अधिनियम होता है, एक विधेयक होता है। कल भी अपन पढ़ रहे थे अधिनियम, कल भी पढ़ा था कि संविधान संशोधन अधिनियम 61वां पढ़ा था, 42वां पढ़ा था, 44वां पढ़ा था। तो ये जो अधिनियम और विधेयक होता है इसमें अंतर क्या होता है, देखिएगा। विधेयक का मतलब यह हुआ कि आपको कोई कानून बनाना है, यानी कि संसद में कानून बनाने के लिए जो सामान्यतः प्रस्ताव रखे जाते हैं उनको तो विधेयक बोलते हैं। और विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, एक विधेयक होता है सरकारी और दूसरा होता है निजी। सरकारी विधेयक वो होते हैं कि सरकार के मंत्रियों के द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो तो होंगे सरकारी विधेयक, और सरकार के मंत्रियों के अलावा जो अन्य सदस्य हैं उन अन्य सदस्य हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वो होते हैं निजी विधेयक। जब ये विधेयक यानी संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रपति अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, यानी जिसको अधिनियम कहते हैं। यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद में वो कानून बन जाता है, उसी को अधिनियम कहते हैं। तो देखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन किया जाता है, और इसके अंदर क्या था कि एक आंतरिक विद्रोह शब्द था। इस आंतरिक विद्रोह शब्द के स्थान पर एक नया शब्द रखा, और वो जो नया शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह। यानी कि जो पहले यहाँ पर आंतरिक विद्रोह शब्द था, अब आंतरिक विद्रोह शब्द जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर नया शब्द है सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख कर दिया गया। फिर देखिएगा जो भारत में आपातकाल लगे हैं अब तक, जो 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो कब कब लगा, देखिएगा। सबसे पहले 1962 में लगता है, और 1962 में कब लगता है कि अभी अपन ने पढ़ा था पहले कि युद्ध बाह्य आक्रमण, तो यहाँ पर बाह्य आक्रमण होता है। देखिए चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, उस टाइम देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और वहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। फिर दूसरा जो आपातकाल लगता है 1971 में, 1971 में जो पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और इस टाइम भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी है और राष्ट्रपति हैं वी गिरी थे। जो तीसरा आपातकाल है 1975 में लगा है, वो लगा आंतरिक विद्रोह शब्द के आधार पर, और अभी वर्तमान में आंतरिक विद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं है, और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो ये आंतरिक विद्रोह के आधार पर 1975 में आपातकाल लगता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती हैं, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपातकाल के अंदर है कि आपातकाल 352 लगता है, उसकी समय अवधि क्या होती है, 360 की क्या होती है, 356 की क्या होती है, ये अपन सभी आगे जो अपना लेसन आएगा कार्यपालिका, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां बढ़ेंगे उसमें अपन आपातकाल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अपनी 11वीं विशेषता है, जो भारतीय संविधान की विशेषता, उसमें 11वीं विशेषता है कि कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। यानी जो भारत का संविधान है न तो कठोर है और न ही लचीला है, दोनों के अंदर मिश्रण है। देखिएगा डॉक्टर हवियर ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान कठोर यानी कठोर व लचीलेपन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। तो देखिएगा कठोरता क्या है कि वे संविधान संशोधन जिनमें संशोधन की प्रक्रिया कठोर होती है, यानी संविधान संशोधन कठोर होता है, वो उस प्रक्रिया को कठोरता कहते हैं। और ये जो कठोरता का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। फिर लचीलापन, और लचीलेपन का प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। यानी कठोरता अमेरिका से और लचीलापन है वो ब्रिटेन से, और लचीलेपन है वे संविधान संशोधन जिसमें सरलता से संशोधन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं लचीलापन। जबकि जो भारत का संविधान क्या है, न ही कठोर है और न ही लचीलापन है, दोनों के अंदर मिश्रण है।
तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में किया गया है, यानी 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भारत के संविधान में, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा है कि संविधान संशोधन के 3 प्रकार। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तब आपका आंसर होना चाहिए 3। जबकि आपसे ऐसा पूछे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए 2 प्रकार से। यानी कि साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 3 किस प्रकार से संशोधन होते हैं। एक पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसमें क्या होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, इस बात को ध्यान से सुनना, उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, यानी कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनमें से जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उन वोटिंग करने वालों का आधे से एक अधिक सदस्यों के द्वारा यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। फिर सेकंड प्रक्रिया क्या होती है कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है। और ये विशेष बहुमत द्वारा यह जो संशोधन है कि सदन की कुल सदस्य संख्या, यहाँ देखिएगा कुल शब्द नहीं आया, यहाँ है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, तो यहाँ पर है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो देखिएगा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर क्या है, बड़ा बड़ा अंतर देखिए। इसमें है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उसका जो आधे से अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ विशेष में क्या है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका तो बहुमत होगा, जबकि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना, यानी कि यह विशेष प्रक्रिया तो होगी, इस प्रक्रिया के बावजूद क्या होगा, आधे से अधिक राज्य हैं वहां से भी इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करवाना होगा, तब जाकर के यह तीसरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ एक बार और सुनिए ध्यान से कि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। और ऐसे ही पूछे आपसे कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तब आंसर आएगा 3 प्रकार से होते हैं। जो 12वीं विशेषता है वो 12वीं विशेषता है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था, यानी भारत का जो संविधान है इसके अंदर है जो पिछड़ा हुआ वर्ग है या जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था क्या है देखिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एसटी व एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जो आरक्षण का प्रावधान है, जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो है लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 330, और अनुच्छेद 330 के तहत क्या है कि लोकसभा के अंदर है एसटी व एससी के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। फिर है विधानसभा, और विधानसभा के अंदर क्या है आर्टिकल 332, अनुच्छेद 332 के द्वारा विधानसभा में भी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसकी जो समय सीमा है प्रत्येक 10 वर्षों से बढ़ाई जाती है, और अभी इसको बढ़ा करके 80 वर्ष कर दिया गया है। आप बोलोगे सर 80 वर्ष कैसे किया, तो 80 वर्ष इस प्रकार से हैं क्योंकि प्रत्येक जो ये जो आरक्षण की अवधि है 10-10 साल से बढ़ाई जा रही है। तो अब इसको पहले 70 वर्ष थी और अब बढ़ा करके अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तो ये 80 वर्ष होगी। कैसे बढ़ाई देखिए कि 95वां अमेंडमेंट होता है 2010 में, यानी 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया, और इसको बढ़ा करके कर दिया गया 25 जनवरी 2020।
यानी कि 25 जनवरी 2020 के अंदर है ये जो आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी, यदि इसको आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जाता। लेकिन सरकार ने क्या किया, 104वां अमेंडमेंट किया। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ये 2019 में पारित होता है और इसके द्वारा क्या किया गया कि ये जो आर्टिकल 330 और 32 है दोनों में संशोधन किया गया और इसकी जो अवधि है इसको बढ़ा करके कर दिया गया 25 जनवरी 2030, यानी अभी इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। और आपसे यह भी पूछे कि अब तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान से सुनना, संविधान संशोधन में अधिनियम की बात कर रहा हूं, न कि विधेयक की। तो संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं 104। और आपसे ये पूछे कि कितने संविधान संशोधन विधेयक रखे गए हैं, तो आंसर होगा आपका 126। फिर नेक्स्ट देखिएगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 के अंदर लिखा गया है कि एसटी व एससी के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है उसकी समय सीमा का उल्लेख किया गया है, जबकि जो 335 के तहत सरकारी सेवाओं में एसटी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है इसकी कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 यानी 1993 में 27% आरक्षण प्रदान किया गया और यह मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यह तो हुई कि पिछड़े वर्गों की बात। अल्पसंख्यकों की बात करूं तो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों के अंदर है एक आर्टिकल है 29 और आर्टिकल 30। 29 के अंदर लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं और 30 में ऐसा लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं।